हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वो लाइट कट तो नहीं है? क्लियर है? चलो और पीछे करें। दिखाई दे रहा बेटा? आवाज आ रही सबको? हाँ सर। ओके। बिल्कुल डुलना बंद है ना? ओके। तो कल जो हम लोग टॉपिक लेके चल रहे हैं तो उसी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। क्रोमोसोम में क्रोमोसोम से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था कि ये क्रोमोसोम है, यहाँ पे सेंट्रोमियर है और सेंट्रोमियर पे दोनों तरफ से सपोर्टिंग काइनेटोकोर प्रोटीन डिस्क है और इनके ऊपर लगी रहती हैं ये जीन्स जो कि हेरिडिटरी कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन ले जाने का काम करती हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम में, कल बताया था बेटा, ये वन पेयर रहते हैं क्रोमैटिड्स या जिनको कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। वन पेयर। और इन्हें जोड़ते हुए जो ऑर्गेनेल है वो है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के साथ साथ लगा हुआ है काइनेटोकोर। बताया था आपको काइनेटोकोर ऑर्गेनेल है कि प्रोटीन डिस्क है? प्रोटीन डिस्क सिंगल की पेयर्ड, वन पेयर प्रोटीन डिस्क और लीनियर फैशन में ये लगी हुई हैं जीन्स। इस तरह से इस पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं क्रोमोसोम। तो ये हमने क्रोमोसोम जो है वो बिल्कुल एलोबरेट करके दिखाया आपको, बड़ा करके, अंदर की कहानी दिखा करके कि कैसे वहां पे वन पेयर क्रोमैटिड्स हैं जिन्हें सिस्टर क्रोमैटिड्स कह रहे हैं, जिन्हें जोड़ रहा है ऑर्गेनेल सेंट्रोमियर, सपोर्ट कर रही है प्रोटीन डिस्क। ये आपको पूरा बड़े में करके हमने बताया है। अब इसी स्ट्रक्चर को जब हम नॉर्मली देखते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखाई देता है। इस तरह से हम इसको शो कर देते हैं कि ये एक क्रोमोसोम हो गया, ये हो गया इसका सेंट्रोमियर। इस सेंट्रोमियर के एक और नाम आपको कल बताया था, कोई बताएगा? वेरी गुड, प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन या 1 डिग्री कंस्ट्रिक्शन। ऐसे अगर आप याद रखेंगे तो मंजिल तक पहुंचते जाएंगे अपने आप। प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। अब देखिए, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं, सभी नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होते हैं जिनमें एंड की तरफ, टुवर्ड्स एंड, यानी क्रोमोसोम के किनारे की तरफ एक और कंस्ट्रिक्शन पाया जाता है। तो जाहिर सी बात, अगर ये प्राइमरी है तो किनारे तरफ वाला क्या कहलाएगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन। तो वहीं पे एक लाइन लिख लेना, सम क्रोमोसोम्स, नोट कर लीजिए जो बोल रहा हूं, सम क्रोमोसोम्स, यहां तक की तो बात कल हो गई थी। सम क्रोमोसोम्स हैव अनदर कंस्ट्रिक्शन, some chromosomes have another constriction towards their end parts, towards their end parts, known as secondary constriction। कहीं कहीं पर ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन भी होता है, सेकेंडरी या 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन। और इस 2 डिग्री कॉन्स्ट्रिक्शन के पास का जो क्रोमोसोम होगा नोन एज सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन, and the part
एंड द पार्ट, नोट कर लीजिए, एंड द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम and the part of chromosome towards that end is known as satellite chromosome or SAT chromosome. Satellite chromosome or SAT chromosome. तो लिखा है जहां पे सम क्रोमोसोम्स, हर एक में नहीं, कुछ क्रोमोसोम्स ऐसे भी होंगे जिनके पास ये सैट क्रोमोसोम भी अलग दिखाई दे रहा होगा, और जो सैट क्रोमोसोम दिखाई दे रहा होगा तो वहां पर हमेशा एक और अलग से कंस्ट्रिक्शन दिखना चाहिए, बल्कि यूं कहना चाहिए कि जहां पर सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होगा इन दैट रीजन, उस जगह पर हमें एक छोटा पीस और दिखाई देगा क्रोमोसोम का अलग सा, जुड़ा रहेगा, लेकिन सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन की वजह से वो दबा हुआ अलग दिखेगा, और उसे हम कहेंगे सैटेलाइट क्रोमोसोम। जैसे सपोज करो ये यहाँ पे उंगली पे हमने पकड़ा हुआ है, तो ये प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, ये जो रेड टुकड़ा दिखाई दे रहा है ये सैट क्रोमोसोम का हो गया, और ये हिस्सा जो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। क्रोमोसोम कोई भी हो, पूरा क्रोमोसोम हम लोग जानते हैं डीएनए से बना हुआ है, प्रोटीन से बना हुआ है। डीएनए ही वो पार्ट है जो कि आरएनए बनाता है। तो ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम के पास जो डीएनए मिलेगा, जो सैट क्रोमोसोम के पास जो डीएनए होगा, यही डीएनए राइबोसोमल आरएनए बना रहा होगा। ध्यान दीजिएगा, फिर से आप बात से बात जोड़ते चल रहे हैं, फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं। ये यहाँ पे उंगली पे हमने पकड़ा हुआ है, ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, दिस इज ए प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अब इस प्राइमरी कंस्ट्रक्शन पे या सेंट्रोमियर के पास दोनों तरफ क्रोमोसोम है, एक तरफ यहां पे इतना जो हिस्सा अलग दिखाई दे रहा है, ये जो इस मार्कर में रेड वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, इसको हमने कह दिया सैटेलाइट क्रोमोसोम, क्योंकि अब इस एंड की तरफ एक और दबा हुआ संकुचन कंस्ट्रिक्शन दिखाई दे रहा है, जिसे हम कह रहे हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन के बाद का जो भी पार्ट है दैट इज नोन एज सैट क्रोमोसोम या सैटेलाइट क्रोमोसोम। चाहे सैटेलाइट क्रोमोसोम हो, चाहे नॉर्मल पार्ट ऑफ क्रोमोसोम हो, हर जगह डीएनए है, हर जगह प्रोटीन है, हर जगह एंजाइम है। तो ये जो सैटेलाइट क्रोमोसोम पे जो डीएनए है, यही डीएनए बनाता है आरएनए। कौन सा आरएनए? राइबोसोमल आरएनए, आरएनए। और ये हिस्सा यानी सैट क्रोमोसोम का जो हिस्सा है वो हमेशा लाई करेगा न्यूक्लियोलस की तरफ, इसीलिए उस हिस्से को कहते हैं न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन। तो कल आपको बताया था एनओआर का बचा हुआ पार्ट हम क्रोमोसोम के साथ पढ़ेंगे, और इस पूरी बात को फिर से हम स्टेप वाइज पढ़ते हैं, एक साथ हजम ना करिए, थोड़े थोड़े पीसेस में इसको लेते चलिए। तो पहले आप ये डायग्राम बनाइए, ये हम लोग कल बना चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एक पेयर क्रोमेटिड है, जब हम सुपरफिशियली देखते हैं तो क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा होता है, बीच में कंस्ट्रिक्शन दिखता है जिसे हम कहते हैं सेंट्रोमियर या प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। कुछ क्रोमोसोम्स पे एंड की तरफ एक और कंस्ट्रिक्शन होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, और सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन वाला जो पार्ट है उसे हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम या शॉर्ट में सैट क्रोमोसोम। यही जो सैट क्रोमोसोम पार्ट पे जो डीएनए है वो काम आता है राइबोसोमल आरएनए बनाने में, और ये सारा फॉर्मेशन, ये सारी मशीनरी लगी कहां पर है? न्यूक्लियोलस के पास लगी हुई है, जिसे हम कुछ इस तरह से देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? ये
हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया सैड क्रोमोसोम। सैड क्रोमोसोम पे जो डीएनए है वो पार्टिसिपेट करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। और कैसा आरएनए? राइबोसोम। राइबोसोमल आरएनए। जो राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, जो आरएनए बना रहा है, ऐसे डीएनए को भी हम एक नाम दे देते हैं आरडीएनए। रिपीटर ने भी नहीं नाम सुने। आरडीएनए भी होता है, जी हाँ। जो आरएनए बना रहा है उसको हम आरडीएनए कह देते हैं। और आरडीएनए हमेशा कहां मिलेगा? सैड क्रोमोसोम पर। और ये सारा फॉर्मेशन हिस्सा, सब कुछ कहानी किसके पास चल रही है? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। जब हम और कैमरा पास लेके गए तो देखा कि आसपास का जो मैदान है जिसमें ये खेला हो रहा है, वो खेला कहाँ पे चल रहा है? न्यूक्लियोलस पे चल रहा है। न्यूक्लियोलस की पिच पे ये बैटिंग हो रही है। इसीलिए ये जो न्यूक्लियोलस का वो हिस्सा जहां पर आरएनए बनता है, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन। और कल इसीलिए लिखवाया था न्यूक्लियोलस को, कौन सी फैक्ट्री लिखवाया था बताइए फटाफट बिना देखे? राइबोसोम, फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम। फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम, बिकॉज वहां पर प्रोवाइड्स सबसे ज्यादा आरएनपी। क्या अवेलेबल है? राइबोसोमल आरएनए अवेलेबल है। तो ये हो गया सर स्क्रीन पे न्यूक्लियोलस। वो वेटिंग वाला बॉक्स आ रहा है, वो हटा दीजिए ना। कौन वेटिंग? हटाओ भाई। न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन, NOR। NOR और कोई नहीं, न्यूक्लियस का ही पार्ट है। अब कल वाला जो टॉपिक है और आज का जो टॉपिक है, प्लीज रिलैक्स मोड में आप पूरा उसको एक बार देख लें अपनी कॉपी पर। जो आपने कल नोट किया है उसे पूरा मिला लें एकदम, न्यूक्लियस की पूरी कहानी को। आज हम लोग सेल को खत्म करेंगे, कंप्लीट करेंगे। खत्म तो नहीं करेंगे, कंप्लीट करेंगे। सर आप ये जो डॉटेड एरिया बनाया वो फुल न्यूक्लियस का है, मतलब ये न्यूक्लियोलस है डॉटेड एरिया? डॉटेड एरिया न्यूक्लियोलस, ठीक। न्यूक्लियोलस है बेटा। डॉटेड एरिया जितना भी है डॉटेड है, सब न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस। और ये सब कहां पे चल रहा है? न्यूक्लियस के अंदर। नोट कर लिया बेटा? नोटेड? यस सर। कोई डाउट? समझ गए? तो ये जो सैड Yes, क्रोमोसोम है सब पे नहीं होगा। हाँ, कुछ जगहों पर, कुछ क्रोमोसोम्स पे सेंट्रोमियर के अलावा भी कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, उसे हम कहेंगे सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। जनरली वो क्रोमोसोम्स के एंड पे होता है।
और क्रोमोसोम्स के एंड पे पार्ट को हम कहते हैं सैटेलाइट क्रोमोसोम, और उस क्रोमोसोम का जो डीएनए है वो न्यूक्लियोलस रीजन के पास आरएनए बनाने का काम करता है, इसलिए हम उस हिस्से को न्यूक्लियोलस ऑर्गेनाइजिंग रीजन या एनओआर कहते हैं, और ऐसे डीएनए को राइबोसोमल डीएनए भी कहते हैं। और यहाँ ये हमें पता चल जाता है कहीं भी कैसे घुमा के पूछा जाए कि आरएनए कहाँ बनता है, राइबोसोमल आरएनए कहाँ बनता है, तो आप कहेंगे न्यूक्लियोलस पर। सोर्स ऑफ आरएनए इज आंसर न्यूक्लियोलस। सिंथेसिस ऑफ आरएनए इज न्यूक्लियोलस। सिंथेसिस रीजन ऑफ आरएनए इज क्रोमोसोम, सैटेलाइट क्रोमोसोम। क्या आंसर होगा? सैटेलाइट क्रोमोसोम। सैटेलाइट क्रोमोसोम। पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर। at mid of chromosome, बिल्कुल बीचों बीच। इसे बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। यही अगर मिड से थोड़ा सा ऊपर हो जाए, above to mid of सेंट्रोमियर, क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के मिड से थोड़ा सा ऊपर हो जाएगी तो मेटा की जगह उसे हम कह देंगे सब मेटासेंट्रिक। तो एक लेंथ लंबी हो जाएगी, एक लेंथ छोटी हो जाएगी। यही अगर हो सकता है टुवर्ड्स एंड ऑफ क्रोमोसोम, तो इसे कहते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। और फोर्थ वन, जब क्रोमोसोम बिल्कुल एंड पे हो जाए, और क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं टीलोमियर, ऐसे क्रोमोसोम को कहते हैं टीलोसेंट्रिक। तो ये तीनों पहले नोट कर लीजिए। अब होता क्या है, कुछ लोग याद रखते हैं कि जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है वो वी शेप होगा। वी शेप कब होगा? जब क्रोमोसोम का डिवीजन होगा, जब क्रोमोसोम में खिंचाव होगा, और वो सारा काम होगा सेल डिवीजन के समय, न्यूक्लियस के डिवीजन के समय। और उसमें आपको अभी से लिखवा देते हैं, एक फेज हम पढ़ चुके हैं प्रोफेज, और दूसरी फेज पढ़ रहे हैं मेटाफेज। सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम अरेंज होना शुरू हो जाते हैं, और अरेंज होते समय उनके शेप कुछ वी शेप, एल शेप होना शुरू होते हैं। और ऐसा कब होगा? जैसे कि ये बिल्कुल बीचों बीच में लगा हुआ, तो अगर ये क्रोमोसोम कहीं खींचेगा तो जाहिर सी बात है ये वी शेप है। सब मेटासेंट्रिक है तो आपको दिखाई दे रहा है कैसा शेप बन रहा है, एक ऊपर ज्यादा है नीचे कम है, तो ये एल शेप हो जाएगा, एक लेंथ खींचेगी जब। तो ये जो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, हमेशा नहीं,
कब? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। ये हो जाएगा वी शेप्ड। कैसा हो जाएगा? वी शेप्ड, यानी बीच में ये हो गया, दोनों लेंथ बराबर है, वी शेप। इसी तरह से सब मेटासेंट्रिक जो है हमेशा नहीं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन याद रखेंगे, इसका शेप हो जाएगा एल शेप। एल शेप क्यों? क्योंकि एक आर्म जो है वो ज्यादा लंबी है और दूसरी छोटी है, तो जब खींचेंगे तो कुछ ऐसा खिंचाव दिखाई देगा, एल शेप। टुवर्ड्स एंड ऑफ क्रोमोसोम, नॉट एट द एंड ऑफ। टुवर्ड्स एंड है तो एक आर्म और ज्यादा वेरी शॉर्ट रहेगी, तो वेरी शॉर्ट में ये जे शेप दिखाई देगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। कब? हमेशा नहीं, ड्यूरिंग सेल डिवीजन ये जे शेप हो जाते हैं। तो दूसरी जो है बहुत ही छोटी है, एकदम शॉर्ट लेंथ। जे शेप हो गया। चौथी है जहां पर सेंट्रोमियर अगर बिल्कुल एंड पे रखा हुआ है, और आपको बताया क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं टीलोमियर। तो फोर्थ वन इज, अगर सेंट्रोमियर रखा हुआ है एट एंड ऑफ क्रोमोसोम, और इस एंड ऑफ क्रोमोसोम के लिए वर्ड यूज करते हैं टीलोमियर। तो कहने का मतलब अगर ये टीलोमियर पे है तब क्या होगा? अरेंजमेंट की वजह से कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, आई शेप होगा, पूरी एकदम एंड पे रखा हुआ है। तो इसका शेप सेल डिवीजन के समय, ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आई शेप हो जाएगा, और वो अपने आप दिखाई दे रहा है। जब खींचेगा तो वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, आई शेप। तो अगर कहीं कह दिया जाए कि मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज, तो ये वी शेप, आई शेप, एल शेप हमेशा नहीं होते हैं। कब होते हैं? ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सब मेटासेंट्रिक ड्यूरिंग सेल डिवीजन बिकम एल शेप, एक्रोसेंट्रिक बिकम जे शेप ड्यूरिंग सेल डिवीजन, आई शेप्ड यानी कौन सा? टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। क्यों? क्योंकि ये कहां पे रखा हुआ? टीलोमियर पर। तो यहां पे हम लोगों ने दो बातें पढ़ी हैं, टाइप ऑफ क्रोमोसोम और उन टाइप ऑफ क्रोमोसोम का सेल डिवीजन के समय अरेंजमेंट की वजह से कैसे कैसे शेप बनेंगे। तो टाइप ऑफ क्रोमोसोम ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, एक है मेटासेंट्रिक, दूसरा सब मेटासेंट्रिक, तीसरा एक्रोसेंट्रिक, फोर्थ वन इज टीलोसेंट्रिक। बिल्कुल बीचों बीच में है, बोलिए क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक। थोड़ा ऊपर हुआ, सब सब मेटासेंट्रिक। थोड़ा नीचे सब मेटासेंट्रिक, टुवर्ड्स एंड हुआ, एक्रोसेंट्रिक। बिल्कुल एंड पे हुआ, टीलोसेंट्रिक। कौन सा आई शेप दिखाई टीलोसेंट्रिक। देगा सेल डिवीजन के समय? आई कौन सा आई शेप दिखाई देगा? टीलियोसेंट्रिक। टीलोसेंट्रिक। कौन सा जे शेप दिखाई देगा? जे शेप कौन सा दिखाई देगा? एक्रोसेंट्रिक। कौन सा वी शेप दिखाई देगा? मेटासेंट्रिक। मेट्रासेंट्रिक। और कौन सा एल शेप होगा? सब मेटासेंट्रिक। ठीक है, कंप्लीट कर लीजिए। पूरी बात होगी क्रोमोसोम की, न्यूक्लियस की, सेल टॉपिक कंप्लीट। एक छोटी सी बात और बतानी, माइक्रोबॉडीज के बारे में, उसके बाद ये सेल टॉपिक हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा आज। नोट कर लीजिए इसमें। सर आप जो आफ्टर सेल डिवीजन टीलोसेंट्रिक दिखाए हैं वो सेम ही तो होगा जो पहले था। हाँ वो दिख ही रहा है। वैसे ही, हाँ हाँ वो तो दोनों में ही है सर, कहाँ जाएगा खींच के, क्योंकि एक ही तरफ को तो लगा हुआ है। हाँ
न्यूक्लियोलस का वो रीजन जहाँ पे आरआरएनए बनता है, द रीजन ऑफ न्यूक्लियोलस वेयर आरआरएनए इज फॉर्म्ड नोन एज एनओआर। न्यूक्लियस का वो हिस्सा जहाँ पे आरआरएनए बनेगा, वो हिस्सा एनओआर कहलाता है। नोट कर लिया बेटा। तो ये एक बहुत ही मेजर टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा विद इन 4 और 5 मिनट्स, तो दोबारा से फिर लॉग इन कर लेंगे। ये हम लोगों ने पूरा न्यूक्लियस के अंदर के कंटेंट, तो अगर हम उल्टा चलें, क्रोमोसोम देख लिए चारों टाइप के सेंट्रोमियर के अरेंजमेंट के हिसाब से। सबसे अंदर जो मटेरियल था वो था क्रोमैटिन रेटिकुलम। सेल डिवीजन के समय कंडेंस्ड होता है या डीकंडेंस्ड होता है? कंडेंस्ड। कंडेंसेशन होगा और उससे बनेंगे क्रोमोसोम्स। क्रोमैटिन रेटिकुलम को एक बेसिक डाई से स्टेन करते हैं जिसका नाम कर लिखवाया था एसिटो कार्बामीन, और उसकी वजह से क्रोमैटिन रेटिकुलम दो हिस्सों में बढ़ता है, जिसमें से लाइट स्टैंड को क्या कह रहे थे? यूक्रोमैटिन। डार्क स्टैंड को हेट्रोक्रोमैटिन। लाइट स्टैंड और डार्क स्टैंड में से कौन सा, यूक्रोमैटिन हेट्रोक्रोमैटिन में से कौन डेंसली पैक्ड था, कॉम्पैक्ट पैक्ड था, कौन लूजली पैक्ड था? कौन लूजली पैक्ड? यूक्रोमैटिन। कौन जेनेटिकली एक्टिव कहलाएगा? यूक्रोमैटिन। यूक्रोमैटिन। ठीक है। इसी में हम लोगों ने पढ़ा न्यूक्लियोलस जो बना होता है राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन का। ये सब न्यूक्लियोप्लाज्म है। न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के बीच में लेन देन रहता है बिकॉज ऑफ हैविंग न्यूक्लियर पोर्स या न्यूक्लियोपोर्स। न्यूक्लियोपोर्स बनते हैं बाय द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन या सेपरेशन ऑफ मेम्ब्रेन? बाय द फ्यूजन ऑफ मेम्ब्रेन। और उन मेम्ब्रेन का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सिंगल है कि डबल है? डबल। और पूरे डबल को कौन सा एनवेलप कह रहे थे? न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप। तो न्यूक्लियर एनवेलप से अंदर की तरफ आए थे और अंदर से हम लोग बाहर निकल आए। आखिरी टॉपिक सेल के अंदर आता है, छोटी सी बात है, माइक्रो बॉडीज। तो एनसीईआरटी में माइक्रो बॉडीज लिख दिया है, खाली उनके नाम नहीं लिखे हैं। हम आपको इनके कुछ नाम भी बता देते हैं। माइक्रो बॉडीज जो हैं, they are derived from endoplasmic reticulum। जैसे कि गोल्जी डराइव था, जैसे कि लाइसोसोम डराइव था, जैसे कि वैक्यूल डराइव था, और वहां पे उन सबको बोलते थे एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम बिकॉज ईआर, गोल्जी, वैक्यूल, लाइसोसोम ये चारों फंक्शनली भी एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, लेकिन ये फंक्शनली कोरिलेटेड नहीं होते हैं, सिर्फ स्ट्रक्चरली हैं। इसलिए इन माइक्रो बॉडीज को हम एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम में इंक्लूड नहीं करते हैं। हाँ, ये जरूर है कि ये किससे डिराइव्ड है, तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से डिराइव्ड है, ईआर से डिराइव्ड है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये ज्यादातर प्लांट्स में है। इनमें से एक है स्फीरोसोम। स्फीरोसोम को कॉमनली कहते हैं प्लांट लाइसोसोम। तो प्लांट में जो लाइसोसोम का काम करता है, डाइजेस्टिव एंजाइम, प्लांट सेल के अंदर जो पाए जाएंगे वो इन स्फीरोसोम में होते हैं। दूसरा है ग्लाइऑक्सीसोम। ग्लाइऑक्सीसोम यहां पे चलती है
ग्लाई ऑक्सिलेट साइकिल। इसमें क्या होता है? दैट इज कॉजिंग कन्वर्जन ऑफ फैटी एसिड लिपिड्स into carbohydrate कार्बोहाइड्रेट नॉन कार्बोहाइड्रेट से डराइव्ड हो रहा है। तो इस फिनोमेना को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। प्लांट में, in plants only स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सिसोम। ये दोनों स्फीरोसोम को हम प्लांट का लाइसोसोम कहते हैं, क्योंकि लाइसोसोम जो वो एनिमल सेल में होता है। जो लाइसोसोम का काम एनिमल सेल में है, वही काम प्लांट में किसका है? स्फीरोसोम का है। दूसरा माइक्रोबॉडीज के अंदर आता है ग्लाइऑक्सिसोम, जिसके अंदर ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल चल रही है, और ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल में ये ग्लूकोज बना रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं। इस प्रोसेस को, जिसमें फैट से या प्रोटीन से अदर देन कार्बोहाइड्रेट पार्ट कार्बोहाइड्रेट डराइव्ड हो, तो उसको कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। तो यहाँ पर ये ग्लूकोनियोजेनेसिस का फिनोमेना चल रहा है। पूरा आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। यस, ग्लूकोनियोजेनेसिस का ये फिनोमेना चल रहा है। तीसरा जो छोटा सा ऑर्गेनेल है, सेल्स में पाया जाता है, वो प्लांट सेल में भी है और एनिमल सेल में भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है परऑक्सीसोम। ये दोनों